वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में। और हम लोग पढ़ रहे थे रेडियो एक्टिविटी में काइनेटिक्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। आप लोग मुझे बताएंगे कि विजिबिलिटी और वॉइस क्लियर है आप लोगों को? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। काइनेटिक्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी को क्लियर करते हैं आज। जो एग्जिस्टिंग है मैं पहले उसे सेव कर लेता हूं बेटा। अब ये क्लास हुई है जस्ट ना, तो पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक 3। चलिए, हो गया हमारा। ठीक है भाई, काइनेटिक्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। थोड़ी बातें हमने डिस्कस कर ली थी इसमें। काइनेटिक्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी आज डिटेल्स में इसको हम पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे। चलिए बच्चों, मैंने कहा था जो इंपॉर्टेंट बात इसमें था कि इट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। पहला जो पॉइंट इसमें है वो है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के काइनेटिक्स को ये फॉलो करता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, काइनेटिक्स का मतलब समझते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को n टाइम चेंज किया है ना, तो रेट भी n टाइम ही आपका चेंज होगा। इसका मतलब ये क्या होता है, यहां से मतलब यही होता है कि इफ अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस चेंज बाई n टाइम्स, एक बार, दो बार, तीन बार, देन रेट भी क्या होगा, रेट आल्सो चेंज n टाइम्स। ऐसे समझिए कि अगर मैंने कंसंट्रेशन को C1 से 2C1 कर दिया और रेट भी R1 से 2R1 हो गया, ठीक है, इसको C1 से 3C1 कर दिया, 3C0 कर दिया, ये R1 से 3R1 हो गया रेट इसका। इसको हमने C1 से NC0 कर दिया, NC0 से NC0 कर दिया, तो ये R1 से क्या होना चाहिए, NR0 होना चाहिए, R1। अगर ऐसा हो रहा हो तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्लियर है। पहली जो करेक्टरिस्टिक्स है इसकी, आप ऐसे समझेंगे कि जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेंगे इनमें ये खास बात होगी। दूसरी जो खास बात इसमें होगी वो क्या होगा, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन डिक्रीजेज विद टाइम। तो दूसरी इनकी इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, जो रेट होगा इनका टाइम के साथ डिसइंटीग्रेशन का, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन वो क्या होगा बच्चों, डिक्रीज करेगा विद टाइम, डिक्रीजेज विद टाइम, टाइम के साथ रेट भी डिक्रीज करता चला जाएगा। जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो हर बड़े एग्जाम में पूछा जा रहा है आजकल, ठीक है, और एग्जामिनर इसको लगातार पूछ रहा है 2013 के बाद, वो क्या है कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन डज नॉट अफेक्ट बाय द आउटर फैक्टर्स, है ना। तो इसका मतलब कि जो डिसइंटीग्रेशन होगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का, ठीक है, जो डिसइंटीग्रेशन होगा, जो डीके होगा, नॉट अफेक्टेड बाई, हालांकि टी हाफ चेंज होगा लेकिन डिसइंटीग्रेशन में चेंज नहीं आएगा, नॉट अफेक्टेड बाई द एक्सटर्नल फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स,
एक्सटर्नल फैक्टर्स का कोई रोल नहीं होगा इसमें। एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन, लाइक प्रेशर का कोई रोल नहीं होगा, टेम्परेचर का कोई रोल नहीं होगा, इन सब चीजों का कोई रोल नहीं होगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। बताइए बच्चों, यहां तक क्लियर है सबको? वॉइस क्लियर है आप लोगों को? विजिबिलिटी फुल है? एक बार कमेंट कर दें सभी। ओके बेटा, ठीक। अंकुश एक बार ग्रुप में भी डाल दो कि क्लासेस चल रही हैं, जिसे लेना हो आ जाए बेटा, है ना। चलिए देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। दो तरीके से मैं स्टार्ट करके आप लोगों को दिखाऊंगा, है ना। एक तो केमिकल काइनेटिक्स वाला मेथड और एक न्यूक्लियर केमिस्ट्री वाला मेथड। दोनों में से जो आपको इजी लगे मैं दोनों बता सकता हूँ। चलिए कोई एक बताता हूँ पहले आपको। मैंने कहा कि मान लीजिए कि आपके पास कोई रेडियो एक्टिव सबस्टांस ए है और जब डिसइंटीग्रेशन होगा तो पी में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा जी? पी में चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा ये। अब टाइम के साथ क्या होगा, है ना, जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो टाइम के साथ घटेंगे। कौन? नंबर ऑफ एटम्स। तो जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो टाइम के साथ डाउन होंगे। मान लीजिए नंबर ऑफ एटम मैंने इस वाले पे ले लिया, नंबर ऑफ एटम, ठीक है। तो टाइम के साथ उनका जो ग्राफ होगा ना ऐसा होगा, और यहां हमने ले लिया क्या? टाइम। क्या ले लिया भैया? टाइम। यहां हमने टाइम ले लिया है और यहाँ नंबर ऑफ आइटम्स ले लिया है नॉट। मतलब इनिशियल जो आइटम्स थे वो टाइम के साथ घटेंगे, जीरो नहीं होंगे। जीरो नहीं होंगे भाई साहब, है ना। ये वैल्यू जीरो नहीं होगी, इनफाइनाइट ऐसी आएगी। जीरो को तो कभी नहीं टच करने वाले हैं। यहां तक क्लियर है सबको बात? कर्व से भी एक एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए, जो भी कर्व में बातें लिखी हैं सब। ठीक बात है। चलिए बच्चों, अब स्टार्ट कर लेते हैं हम यहीं से बात अपनी। जब आप कह रहे हैं कि ए से प्रोडक्ट बन रहा है, मैंने भी कहा था कि जब ए से प्रोडक्ट बन रहा है भाई साहब, तो लॉगरिथम की चीजें तो मैं आप लोगों को पहले सिखा चुका हूं। तो जब स्टार्टिंग टाइम है, बिल्कुल देखिए, जब जीरो टाइम से टाइम जीरो है तो हमारे पास जो वैल्यू हो कितनी है? वो एन जीरो है। कितनी है? एन जीरो है। और तब प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बना होगा। और कुछ टाइम के बाद एट टाइम टी, एट टाइम टी, ये जो एन जीरो था ये कितना बच गया है? कितना बचा है? एन। अगर ये इतना बचा हुआ है, ये रिमेनिंग इतना है, दैट इज लेफ्ट आउट इतना है, तो फॉर्म कितना होगा? एन जीरो माइनस एन, है ना। तो अगर मैं आपसे यहां पे बातें लिखूं तो मैं आपसे कहूं ये इनिशियल अमाउंट है, इनिशियल अमाउंट है। जो आपके पास एन है वो लेफ्ट अमाउंट है, जो बचा हुआ है शेष मात्रा है वो है लेफ्ट अमाउंट है आपका। और जो एन नॉट माइनस एन है ये फॉर्म्ड अमाउंट है ना। ये क्या है? फॉर्म्ड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है, जो अमाउंट जो बन गया है किसका? प्रोडक्ट का, ऑफ प्रोडक्ट। यहां तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा? यहां तक तो कोई क्वेरी नहीं आएगी किसी को? बताइए भाई, समझ में आ गया? हाँ सर। तो अब हम सर रेट्स को कैसे लिखें भाई? तो रेट सर ऑफ डिसइंटीग्रेशन को कैसे लिखें? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। चूंकि ये घट रहा है टाइम के साथ तो माइनस लगेगा पहली बात तो। और क्या होगा? जो ये डीएन में चेंज आएगा, यही तो होगा।
ऐसा हो जाएगा। टाइम के साथ जो अमाउंट में चेंज आ रहा है ये रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। ये रेट हो गया। नेगेटिव बात ये बता रहा है कि टाइम के साथ चीजें क्या हो रही हैं, घट रही हैं। फर्स्ट ऑर्डर को हम लोग ऐसा ही लिखते थे, इसी तरीके से लिख करके हम लोगों ने पढ़ा है किसको, फर्स्ट ऑर्डर को। यहां तक क्लियर है सबको बात? फिर आगे बढ़ो। आप ऐसे Yes, अनुभव sir. क्लियर करते रहेंगे तभी मुझे Yes, मजा sir. आएगा, है ना? सर आपको आवाज आ रही है? चैट बॉक्स में आप बता देंगे, समझ में आता है तो एस, नहीं आता है तो नो। चलिए, तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन आपने निकाल लिया, माइनस dn अपॉन dt आएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, नेगेटिव साइन के साथ। अब देखो बच्चों, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है ना, इट इज या इट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब जो ये आपके पास dn अपॉन dt होगा, ये पूरी की पूरी बात प्रोपोर्शनल होगी किसके, n के, क्योंकि रेट इस अमाउंट के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। कौन से ऑर्डर के प्रोपोर्शनल होगा, 1 के। यहाँ पे ऑर्डर कितना लिखा हमने, 1 लिखा है, 1 का मतलब हो गया फर्स्ट। और हमें मैथमेटिक्स या फिजिक्स सब सिखाती है कि जब इसको हटाऊंगा तो कोई ना कोई नई चीज आएगी। वो क्या आएगी, माइनस dn अपॉन dt इज इक्वल टू हो जाएगा लेमडा एन। कितना हो जाएगा बेटा, लेमडा एन, एक कांस्टेंट आएगा यहाँ पर। ये देखिए, इस लेमडा को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर डी के कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी के कांस्टेंट। केमिकल काइनेटिक्स में इसी को रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कह सकते थे, लेकिन हमने फर्स्ट ऑर्डर को रेडियो एक्टिविटी में अप्लाई किया है, तो लेमडा क्या है हमारा, डी के कांस्टेंट है। यहां से अगर मैं लेमडा लिखने की कोशिश करूं तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा, जो रेट आया, रेट कितना है, माइनस डी एन अपॉन डी टी। माइनस से ज्यादा आपको टेंशन में नहीं आना है, माइनस बस इतना बताता है कि टाइम के साथ डिसइंटीग्रेशन डिक्रीज कर रहा है। एंड डिवाइड बाय क्या, एन, क्या हो गया, एन। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि लेमडा है क्या, तो मैं बोलूंगा अगर n की वैल्यू 1 हो जाए, है ना, इफ n इक्वल टू 1, लेमडा क्या हो जाएगा हमारा, माइनस dn अपॉन dt, मतलब रेट के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, रेट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो लेमडा मतलब डी के कांस्टेंट वह रेट है जब लेफ्ट अमाउंट जो कंसंट्रेशन है वो यूनिटी हो जाए, 1 हो जाए। यहां तक बातें क्लियर है सबको? किसी को कोई क्वेरी या कंफ्यूजन हो तो बताएं प्लीज। विधि आप बताओ बेटा। यस सर। मानवेंद्र, हाँ भाई बता, इसमें तेरे फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में चीजें आएंगी। हेलो सर आपको आवाज आ रही है? कमेंट कर दो बच्चों बस चैट बॉक्स में जाके कि क्लियर है या नहीं क्लियर है। नहीं क्लियर है दोबारा बताऊंगा। ठीक बात। चलिए, कहानी को कहो तो रिपीट करूं, यहां तक बिल्कुल क्लियर है। हमने इतनी बात अभी तक समझी है कि एक रेडियो एक्टिव सबस्टांस है जिसका हमने ए माना है, ए से ये पी बन रहा है, एक लिया है टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 पर इसके एन नॉट अमाउंट है, ये 0 बना हुआ है। एट टाइम टी पर इसमें एन रह गया है, तो इसका मतलब ये एन नॉट माइनस एन बन गया है। ठीक है, हम जानते हैं कि जो रेट ऑफ चेंज होता है वो क्या होता है, माइनस डी एन अपॉन डी टी होता है। क्यों माइनस होता है, क्योंकि टाइम के साथ घट रहा है। और चूंकि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है तो प्रोपोर्शनल टू एन होगा, और एन के पावर 1 होगा, फर्स्ट ऑर्डर को बताता है। यहीं से मैंने अभी पाया कि डी एन बाई डी टी ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया लेमडा टाइम्स ऑफ एन। और जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वेरिएबल को सेपरेट आउट करते हैं, सेम तरीके के वेरिएबल को सेम साइड शिफ्ट करते हैं। यहाँ पर हमें एन वाला टर्म मिल रहा है तो एन वाले को इधर खींच के लेके आएंगे ट्रांसफर करके, और टी को इधर भेज देंगे।
तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का dn अपॉन n इक्वल टू बी लेमडा टाइम्स ऑफ t। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? थोड़ा सा इंटीग्रेशन का पार्ट है, आप चाहो तो याद कर लो, मैथमेटिकल टूल है ना, और चाहो तो समझ लो, दोनों चीजें कर सकते हैं। क्लियर है बात? थोड़ा सा टूल है, मैथमेटिकल टूल है। तो ऑन इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट इंटीग्रेट कर रहा हूं, है ना, विदाउट लिमिट, ठीक है, विदाउट लिमिट। थोड़ी सी मैथमेटिक्स से ज्यादा नहीं है। आपको अगर मैथ नहीं आती है तो आप ज्यादा इस पर फोकस नहीं करेंगे, बस इसके रिजल्ट पर फोकस करेंगे। तो जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा बच्चों, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन किसका, माइनस के dn अपॉन n का। ये क्या हो जाएगा, इधर लेमडा कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन ऑफ dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dt या t आप मान लीजिए, t dt। इंटीग्रेशन थोड़ा सा समझा देता हूं आप लोगों को। इंटीग्रेशन x के पावर n dx होता है, x के पावर n प्लस 1, है ना, अपान n प्लस 1। इंटीग्रेशन सी डी जो आपके पास मान लीजिए इंटीग्रेशन dx अपॉन x की जो वैल्यू होती है वो ln x होती है। ये सब चीजें आप जान रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको dx अपॉन x ही फील करिए, तो जो माइनस dn अपॉन n है, माइनस तो उसमें रहेगा ही रहेगा, है ना, लेकिन वहां पे वैल्यूज क्या मिल जाएगी हमारी, या मैं चाहूं तो माइनस यहाँ पे ट्रांसफर कर दूं तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, बताइए? ये आपका हो जाएगा नेचुरल बेस पे ln n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ln n मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ पे माइनस मिलेगा, ठीक है, और लेमडा टी मिलेगी। क्या मिलेगी, लेमडा, और ये टी का क्या हो जाएगा आपका, टी रह जाएगा, लेमडा टी, और एक कांस्टेंट आएगा क्योंकि आपने लिमिट नहीं लगाया है। ये एक सिंपल सा इंटीग्रेशन हुआ है, माइनस ln नेचुरल बेस पर है लॉग। मैंने बताया था कल कि जब नेचुरल बेस पर कहीं लॉग होता है और उसे आप 10 बेस पर चेंज कर देते हैं तो आपको 2.303 से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कितने से, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये जो आपके पास ln n है, ये क्या हो गया आपका, लेमडा टी प्लस सी हो गया। देख लीजिए, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को, एनीवन? किसी को कंफ्यूजन हो तो मैं बाउंड्री कंडीशन बताऊंगा, मतलब इनिशियल कंडीशन को अप्लाई करूंगा। बाउंड्री पे चीजें क्या हो जाती हैं, लगभग फंक्शन से जो चीजें होती वेनिस होती हैं, है ना। तो बाउंड्री कंडीशन को भी समझाना है आप लोगों को, जिससे आगे भी आप चीजों को अप्लाई कर पाए आसानी से। ठीक है भाई, चलिए क्या बाउंड्री कंडीशन है यहाँ पर, ये आपके सामने यही कंडीशन है बाउंड्री कि जब मतलब कि व्हेन टी 0 होगा, जब मैं टी को 0 पुट करूं, जब टी को 0 पुट कर दूं तो उस टाइम एन भी तो 0 था, या एन आपका क्या था, एन नॉट था। तो उस टाइम जो एन था वो क्या था एक्चुअली में, एन नॉट था। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा ln एन नॉट, या एन की जगह पे एन नॉट होगा तो माइनस लेमडा हो जाएगा, और टी की जगह पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। इसका मतलब जो सी की वैल्यू है वो क्या है, वो है ln टाइम्स ऑफ एन नॉट। देख लीजिए आप लोग प्लीज, सी की वैल्यू आ गई आपकी। सी की वैल्यू क्लियर है, सी की वैल्यू क्लियर है। इस सी की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दूं, जैसे पुट करूंगा तो क्या मिल जाएगा, ln n इक्वल टू बी माइनस लेमडा टाइम्स ऑफ टी एंड प्लस सी की वैल्यू अभी आई है ln एन नॉट। एन नॉट क्या है, इनिशियल अमाउंट है भैया। यहां तक देख लीजिए, यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा तो मान के चलिए कि रेडियो एक्टिविटी मैंने आपको सिखा दी है, क्योंकि आगे की चीजें बड़ी आसान और बड़ी इंटरेस्टिंग है। न्यूमेरिकल इसके सेकंडों में होते हैं, सेकंडों में। अच्छा, स्क्रीन थोड़ी क्लियर नहीं है, ओके ओके ओके। सभी के साथ ये प्रॉब्लम्स आ रही है स्क्रीन में?
अच्छा, कलर चेंज कर दूं क्या, ब्लैक से ग्रीन कर दूं? चलो दूसरे पेज पे देखते हैं हम लोग, इसको याद करेंगे। क्या आया बेटा? यह आया आपका ln n इज इक्वल टू माइनस लेमडा टाइम्स ऑफ टी प्लस ln n नॉट। ठीक है, इस माइनस लेमडा टू को एक साइड ले आइए आप, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, लेमडा टाइम्स ऑफ टी इक्वल टू हो जाएगा ln, है ना, n नॉट माइनस ln n हो जाएगा। इसे और शानदार पढ़िए आप, तो पढ़ेंगे लेमडा टाइम्स ऑफ टी, और लॉग की कुछ रूल्स होती हैं, आप जानते हैं ln a माइनस ln b इक्वल टू होता है ln a अपॉन b। ठीक बात है, तो अगर मैं इस बात को यहाँ पे रखूं तो ये हो जाएगा ln n नॉट मतलब इनिशियल अमाउंट डिवाइड बाय लेफ्ट अमाउंट n नॉट अपॉन n। इसी को केमिकल काइनेटिक्स में हम कहते थे a अपॉन a माइनस है। ठीक है, हम उस मेथड से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया ln n नॉट माइनस n नॉट अपॉन n। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि मैं एक लाख का और रूल आपको बताने जा रहा हूं। अभी बोर्ड क्लियर है सबको या अभी भी दिक्कत है? अभी स्क्रीन क्लियर है बेटा विधि? ठीक है भाई, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मुझे स्क्रीन उल्टी दिखती है आप लोगों की, बाकी और दूसरे जो चैनल्स पे पढ़ाता हूँ ना उसमें सीधी दिखती है बस इस पे, लेकिन रिकॉर्डिंग और आप तक शायद सीधी जा रही है, इस नाते मुझे कोई टेंशन नहीं है। अभी मैंने 2 घंटे का लेक्चर लिया है तो वहां पे बिल्कुल डायरेक्ट आ रही थी। मानवेंद्र समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। चलो लॉग को देखेंगे, इसको देखेंगे, लॉग को देखेंगे। लॉग ने हमें क्या सिखाया है भैया? लॉग ने सिखाया है कि लॉग कल सीखा था 10 बेस पर 100 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है जी। इसका मतलब हमने ये सीखा है कि जो बेस है ना 10, इस पे 2 को राइज करें तो 100 बन जाएगा। अगर मैं यहां से बिल्कुल कॉपी कर लूं, मैं मान लो कुछ नहीं जानता, मैं जानता हूं कि लोग ए बेस पर बी की वैल्यू सी आ रही है, इससे ये पता लगा कि जब मैं ए पे सी को रेज करूंगा तो बी बन जाएगा। क्या बात सही है कि नहीं है भाई? 10 पे 2 को चढ़ाया तो 100 बना, है ना, तो इसका मतलब ए पे सी को चढ़ाऊंगा तो बी बनेगा। यहां पर बात अगर समझें तो बेस क्या है, ई है। क्या है बेटा? ई है। ध्यान से देख लीजिए आप लोग, बेस तो ई है हमारी, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को भी, कर सकते हैं बेटा। लॉग का एक रूल और भी है कि अगर मैं यहां माइनस लगा देता ना लेमडा टाइम्स ऑफ टी, तो ये उल्टा हो जाता, ऊपर चला जाता, ये हो जाता ln e n अपॉन n नॉट हो जाता, ये रिवर्स हो जाता। ये भी लॉग का रूल है, ऐसा बेसिक क्लासेस के रूल है। अब मैं इसी रूल को अप्लाई कर रहा हूं बस। यहां फोकस करिए, बेस 10 है, 100 की वैल्यू 2 आती है, 2 को 10 पे रखेंगे 100 आएगा। या मान लीजिए बेस ए है, बी की वैल्यू सी आ रही है, तो सी को ए पे रखूंगा तो बी आ जाएगा। यहां पर बेस क्या है, ई है। बेस क्या बेटा? ई है। ई पे पुट किसको करूं, लेमडा इंटू टी को, लेमडा इंटू टी को पुट कर दूं तो क्या मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए एन नॉट अपॉन एन। बिल्कुल सही बात है। सिमिलरली अगर यहां पे आ जाओ, यहां पर बेस क्या है, ई है, तो ई बेस पे किसको पुट कर दूं मैं, इसको पुट करूं, कितना है, माइनस लेमडा टाइम्स ऑफ टी है, तो क्या मिलना चाहिए, एन अपॉन एन नॉट, एन अपॉन एन नॉट। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा किसी को, बेसिक मैथमेटिक्स यूज कर रहा हूं मैं। इतनी मैथमेटिक्स सभी को आनी चाहिए बच्चों, सभी को आनी चाहिए। देख लीजिए आप लोग, क्लियर है सबको?
अगर नहीं आएगी तो मैं दोबारा मैथमेटिक्स आपको पढ़ा दूंगा, ये मेरा काम है, बस आपको फोकस करना हर एक बात पर। ये जो चीज मिली है भाई, ये जो चीज मिली है बड़ी काम की मिली है, ये क्या मिली है, ये मिली है, मिला है e के पावर माइनस लेमडा टाइम्स ऑफ टी मिला है। लेमडा डिफाइन कर लिया है, टी पूरा टाइम है। यहां से अगर मैं आपसे बोलूं कि n इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलोगे n नॉट होगा जी इंटू e के पावर माइनस लेमडा टाइम्स ऑफ टी होगा। इसी को बोलते हैं बिल हेल्मी इक्वेशन। क्या बोलते हैं बेटा, बिल हेल्मी इक्वेशन बोलते हैं इसको, बिल हेल्मी इक्वेशन इसी का नाम है, इसी का नाम है बिल हेल्मी इक्वेशन। ओके, इसको मैं रिवर्स में लेके आया हूं। जब मैं इसको log 10 बेस पर लेके जाऊंगा तो यहीं से एक चीज और मिलेगी, वो मिलेगी लेमडा टी इज इक्वल टू बी 2.303 log 10 बेस पर n अपॉन n0 अपॉन n, ये भी मिलेगी, ठीक है, ये भी मिलेगी यहीं से। अब इतने पर आप फोकस करिए, यहां से सारी कहानी आपकी क्लियर हो जाएगी, सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, सारा पिक्चर यहीं पर क्लियर होगा। चाहो तो आप लिख सकते हो लेमडा इज इक्वल टू बी 2.303, या आप ऐसे सिंपली लिखो t इज इक्वल टू बी 2.303 अपॉन लेमडा log n नॉट अपॉन n, ठीक है। ये सारी चीजें एक हैं, ये भी वही है, ये भी वही है, और ये भी वही है, केवल मैथमेटिकली फॉर्म हमने इनके चेंज कर दिए हैं थोड़े थोड़े। देख लीजिए आप लोग, यहां से एक चीज तो पता लगेगा कि अगर मैं चाहूं कि सारा का सारा अमाउंट क्या हो जाए, डिसइंटीग्रेट हो जाए, है ना, तो ये इम्पॉसिबल है। आप यहां से इस बात को देखेंगे कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कभी भी पूरे खत्म नहीं हो सकते, ठीक है, कुछ ना कुछ अमाउंट उसका रह ही जाना है। तो अब मुझे फोकस करना है किस पे बेटा जी, डीके कांस्टेंट पर। किस पे फोकस करना है, डीके कांस्टेंट पर। इस बात को आप याद रख लेंगे, इस फार्मूले को आप नोट कर लेंगे। अब आते हैं दोबारा से डीके कांस्टेंट पर। डीके कांस्टेंट यही था जिसको हम क्षय नियतांक कहते हैं, डीके कांस्टेंट ये यही था जिसे भी आपने पढ़ा, ये लेमडा था, ये था माइनस डी एन अपान डी टी था, ठीक है, और डिवाइड बाई क्या था, एन था। एक बात तो ये आया था, ठीक है। अगर n की वैल्यू 1 कर दूं तो यही dn बाई dt के जस्ट बराबर हो जाएगा। दूसरी बात, हमें जो अभी एक क्वेश्चन पढ़ा है वो हम जानते हैं n इज इक्वल टू बी एन नॉट इंटू ई की पावर माइनस लेमडा टाइम्स ऑफ टी हो जाएगा। तो अगर मैं टाइम के रेस्पेक्ट में लेमडा को डिफाइन करूं तो मैं पुट कर दूं इफ लेमडा इज इक्वल टू बी 1 बाई टी लग दूं। बेटा देखो, जहां लेमडा है उसे टाइम के इनवर्स के फॉर्मेट में पुट करूं तो ये क्या हो जाएगा, उस कंडीशंस में ये n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, n0 हो जाएगा इंटू ई के पावर माइनस 1 अपॉन टी हो जाएगा इंटू टी हो जाएगा, टी से टी कैंसिल होगा, ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा n नॉट इंटू 1 अपॉन ई। 1 अपॉन ई की वैल्यू को फाइंड आउट करना बड़ा मजेदार है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन ई, इज इक्वल टू क्या होता है 2.718, तो क्या हो गया लेमडा एन नॉट अपॉन 2.178, ठीक है। ये क्या वैल्यूज हम निकाल लें बेटा, ध्यान से देखिए, एन की 1 अपॉन 2.178 कितना होता है 0.37, क्या 0.37 टाइम्स ऑफ एन नॉट। इसका मतलब लेमडा क्या है, उस टाइम के इनवर्स के बराबर होता है। लेमडा उस टाइम के इनवर्स के बराबर होता है जितने टाइम में कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अपनी इनिशियल अमाउंट का 37% क्या होता है, रह जाता है, ठीक है। तो अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं उसे बताऊंगा भैया टाइम के रेस्पेक्ट में कि डीके कांस्टेंट क्या है, डीके कांस्टेंट है ना,
डीके कांस्टेंट, क्या बोलेंगे डीके कांस्टेंट के बारे में आप? डीके कांस्टेंट क्या है बेटा? इज रेसिप्रोकल ऑफ दैट टाइम, ठीक है ना, इज रेसिप्रोकल ऑफ क्या, दैट टाइम, उस टाइम के उल्टे के बराबर होता है, रिवर्स के बराबर, इन विच एनी रेडियो एक्टिव सब, यही पूछा जाता बड़े एग्जाम्स में, बड़े एग्जाम में यही पूछा जाता है, रेडियो एक्टिव सबस्टांस है ना, लेफ्ट 37% ऑफ इनिशियल अमाउंट, अपने स्टार्टिंग अमाउंट का जितने टाइम में 37% रह जाए उस टाइम लेमडा कहा जाता है। ठीक बात है, अभी तक तो क्लियर है सारी बात सभी को, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? लेमडा क्या है टाइम के रेस्पेक्ट में? लेमडा उस टाइम के रेसिप्रोकल के बराबर होगा जिस टाइम के अंदर कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इनिशियल अमाउंट का 37% रह जाएगा। अगर 100 ग्राम लिया है आपने तो 37 ग्राम रह जाए, जितने टाइम में उतने टाइम के उल्टे को, रेसिप्रोकल को, इनवर्स को क्या कहते हैं? लेमडा कहते हैं, डीके कांस्टेंट कहते हैं। यहां तक सबको क्लियर है? कमेंट कर सकते हैं आप लोग। बताइए भाई। किसी को कंफ्यूजन हो तो भाई कमेंट कर दीजिए, क्लियर है तो फिर कमेंट कर दीजिए प्लीज, दोनों चीजें बतानी है। बताओ बेटा, आगे बढ़ाओ। मानवेंद्र समझ में आ रहा है भाई? कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस? ये पॉइंट में आएंगे एग्जाम्स में आपके। ठीक है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस तुमसे रहो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, अब मैं निकालूंगा हाफ लाइफ टाइम, आधी जिंदगी, क्या? हाफ लाइफ टाइम, अर्धायु कहते हैं इसको, टी हाफ कहते हैं इसको, इसको कई बार लोग T50 बोल देते हैं। ठीक है, तो जितने टाइम में, ऐसे याद करिए, जितने टाइम में, कितने टाइम में? जितने टाइम में, ठीक है ना, जितने टाइम में कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सैंपल इनिशियल अमाउंट का आधा रह जाए, इनिशियल अमाउंट का आधा रह जाए, इनिशियल अमाउंट का हाफ रह जाए, ठीक है, हाफ रह जाता है, हाफ रह जाता है, उसी को टी हाफ कहते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं टी हाफ को। हमने एक क्वेश्चन पढ़ा कि T इज इक्वल टू बी 2.303 अपान लेमडा इनटू लॉग, आ गया यहाँ पे n नॉट आ गया और n आ गया। अब मुझे लगाना है कंडीशंस कि भैया जब मैं T की जगह पे टी हाफ रखूंगा, ठीक है, तो उस टाइम जो लेफ्ट अमाउंट है, ठीक है, वो स्टार्टिंग का कितना होगा? आधा होगा, स्टार्टिंग का n नॉट बाई 2, इसमें पुट कर दीजिए। तो जो t है वहां रखेंगे आप क्या? टी हाफ इक्वल टू बी 2.303 अपान लेमडा, लॉग हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? n नॉट, तो n नॉट रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा? n नॉट बाई 2, ये कैंसिल होगा, ये ऊपर जाएगा, क्या बनाएगा? 2.303 अपान लेमडा और log 2 बनेगा।
आप ऐसे भी लिख सकते हैं log 2 सिंपली, या आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, इस पूरी बात को हम लिख सकते हैं ln2। क्या लिख सकते हैं? ln2, क्योंकि जैसे log से ln लगाएंगे ये गायब हो जाएगा, अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं। या ln2 की वैल्यू कितनी होती है? पॉइंट, ध्यान से सुनिए आप, ऐसे ln2 की वैल्यू 0.693 अपॉन लैम्डा, क्योंकि log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3010 होती है, निकालना मैंने सिखाया है। ठीक है, तो आपने देखा कि टी हाफ के इस इक्वेशन में कहीं भी n नहीं आया है, मतलब कि इनिशियल अमाउंट पे टी हाफ डिपेंड नहीं करता, टी हाफ सीधा लैम्डा पे डिपेंड करता है बस। इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि जब इनिशियल अमाउंट पे डिपेंड ही नहीं करता, तो इसका मतलब अगर आपके पास 1 क्विंटल यूरेनियम हो, आपके पास 1 kg यूरेनियम हो, आपके पास 100 ग्राम यूरेनियम हो, किसी भी केस में टी हाफ तो चेंज नहीं होगा। या मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछूं कि 1 क्विंटल यूरेनियम का टी हाफ 1500 साल है, तो 100 ग्राम यूरेनियम का टी हाफ कितना होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए सभी लोग। 1 क्विंटल यूरेनियम का टी हाफ अगर 1500 साल है, तो 100 ग्राम का कितना साल होगा? कमेंट करिए सभी लोग प्लीज। सभी करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में बात आ। मानवेंद्र 1500 साल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और सभी लोग करो। अंकुश, उसका आंसर में 1500, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल अलग तरीके का डिसइंटीग्रेशन है, अलग तरीके का प्रोसेस है भैया, है ना, क्योंकि इनिशियल अमाउंट पे डिपेंड ही नहीं करता। तो चाहे आपके पास 1 ग्राम हो, चाहे 2 ग्राम हो, चाहे 100 ग्राम हो, 100 क्विंटल क्यों ना हो, जो टी हाफ होगा उसे इस बात से कतई फर्क नहीं पड़ता कि इनिशियल अमाउंट ज्यादा था, इनिशियल अमाउंट कम था, क्योंकि उसके फार्मूले में तो एन आ ही नहीं रहा है, उसके फार्मूले में लैम्डा आ रहा है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं चीजें आपको पढ़ा रहा हूं केमिकल काइनेटिक्स, टी हाफ जो पढ़ा रहा हूं, ये सब बल्क मटेरियल पे वैलिड है। मतलब कि एटम्स होने चाहिए, 10 एटम, 20 एटम, लाख एटम्स होने चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। एक एटम होगा तो नहीं, क्योंकि एक एटम तो आधा नहीं होगा ना, क्योंकि एटम का आधा एग्जिस्ट नहीं कर सकता, एटम कभी भी हाफ नहीं हो सकता। इस बात को आप समझेंगे, ठीक है। तो एटॉमिक लेवल पर हम इसे अप्लाई नहीं कर रहे हैं केवल। देखिए इधर जो फार्मूला बन के आया वो आया क्या? टी हाफ इज इक्वल टू बी 0.693 अपॉन लेमडा, यही बन के आया है क्या? इसी को ln2 कह लेते हैं कई बार, ये बार बार आता है सीयूईटी में, है ना, जेई में बार बार आ रहा है, मेंस में आ रहा है बार बार ये, और बार बार आ रहा है हमारा आईआईटी गेट में, जेम में, नेट में, यूपीपीजीटी में, हर जगह ये फार्मूला कम से कम 25 बार पूछा गया होगा गवर्नमेंट एग्जाम्स में। इस पर बेस न्यूमेरिकल्स 2500 बार पूछे गए होंगे। चलिए, यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं कि फॉर कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन कितना टाइम्स लगेगा, फॉर कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन टी 100%, तो ये आ जाएगा कितना? इनफाइनाइट। आप फार्मूले में रख करके देख लीजिए, इनफाइनाइट कितना हो जाएगा जी? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि रिलेशंस कैसे निकालोगे, तो केमिकल काइनेटिक्स में मैंने सारे रिलेशंस आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। जो टी 75% होगा वो टी 50% का जनरली 2 टाइम्स होगा। क्या होगा? 2 टाइम्स होगा। मतलब अगर कोई मटेरियल्स 10 मिनट में आधा रह जाता है, तो 20 मिनट में वो क्या हो जाएगा? 75% रह जाए, 75% कंज्यूम हो जाएगा, ये कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज और देखो बच्चों, मान लीजिए आपके पास, तो जब आप पहला टी हाफ लगाएंगे, टी हाफ 1, मतलब एक टी हाफ के बाद ये रह जाएगा n0/2 रह जाएगा। क्या रह जाएगा? n0/2 रह जाएगा। फिर अगला टी हाफ लगाएंगे आप,
अगले टी हाफ के बाद इसका आधा रह जाएगा, इसका आधा मतलब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। अगली बार फिर करोगे, ये पहला टी हाफ हो गया फर्स्ट, ये टी हाफ कौन सा हो गया, 2 टी हाफ हो गया। अब फिर क्या हो जाएगा, तीसरे टी हाफ में क्या हो जाएगा, तीसरे टी हाफ में क्या हो जाएगा, ये इस पूरे अमाउंट का आधा हो जाएगा, इसका आधा, इसका आधा मतलब इसमें 3 पावर हो जाएगा। तो ऐसे में आपसे एन टी हाफ के बाद एन टी हाफ के बाद जो लेफ्ट होगा हो जाएगा क्या, एन नॉट अपॉन 2 के पावर एन, है ना भाई। 2 टी हाफ के बाद, जब 2 टी हाफ की बात आई तो 2 आया, 3 टी हाफ में 3 आया, एन टी हाफ बाद कितना बचेगा, 2 के पावर। इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि लेफ्ट अमाउंट आफ्टर व्हाट, एन टी हाफ, तो आप बोलोगे सिंपली सर एन नॉट इनिशियल अमाउंट की पावर 2 की पावर है। ये एन क्या है, नंबर ऑफ टी हाफ है, एन क्या है, नंबर ऑफ टी हाफ है। इस पे क्वेश्चन बना दो, ठीक है, एक क्वेश्चन बता देता हूं, इस पे ध्यान से सुनिए। इफ ए चैम्बर contain 100 gram of radioactive substance and its half life, मान लीजिए इसकी हाफ लाइफ इज 5 मिनट, कितना है, 5 मिनट, देन अमाउंट ऑफ radioactive substance left after 25 मिनट, 25 मिनट के बाद कितना रहेगा। अब मैं आंसर दे रहा हूं आप लोगों को, मतलब ऑप्शन दे रहा हूं ए, बी, सी एंड डी, ठीक है। पांच की जगह पे 4 कर लो, थोड़ा अच्छा लगेगा आपका, है ना। चलो 5 ही कर लो, 5 ही कर दो, कोई 5 ही कर दो। तो ये हो जाएगा आपका 100/2, 100/8, 100/16, 100/32। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है आपके हिसाब से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए प्लीज। मानवेंद्र तुम बताओ भाई, सारे लोग बताओ, सारे लोग कमेंट करो, सारे लोग, जिसको जो समझ में आ रहा है। गलत सही से मतलब नहीं है, पढ़ाई में कुछ गलत सही नहीं होता, पढ़ाई बस जो पढ़ता है वही पढ़ा माना जाता है ना। तो डी इज द राइट आंसर। तो आप बोलोगे सर टोटल टी हाफ कितना है, 25 है ना, 25, एक टी हाफ 5 मिनट का है, तो 25/5 कितना हो जाएगा, 5 टी हाफ आएगा, यही एन है। तो एन नॉट अपॉन 2 के पावर एन, 2 के पावर 5, और एन नॉट कितना है 100, तो 100/2 के पावर 5 कितना हो गया, 32। क्लियर है इतनी बातें, ये कहानी सबको क्लियर है। तो इसका मतलब जो लेफ्ट अमाउंट हुआ उसको एन कहते हैं, जो भी एन नॉट होगा, ठीक है, उसमें से यहां से निकाल लीजिए एन नॉट बाहर, तो हो जाएगा 1/2 के पावर एन। बहुत बढ़िया, इस फार्मूले ने इतने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं फिजिकल केमिस्ट्री में लोगों के, बिल्कुल सभी के डी आ रहे हैं, बहुत सही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये तो हमने वो अमाउंट लगाया है जो रिमेनिंग थे, जो अमाउंट हमारा बच गया है वो है। अब मैं आपसे पूछता कि कितना अमाउंट कंज्यूम हो गया है ना, कितना अमाउंट डिसइंटीग्रेट हो गया है, तब आपके आंसर बताते, ठीक है। तो अब पहला तो बात आपने देखा है, जैसे आपने कहा देखो ये ए से गया क्या, पी, जब स्टार्टिंग टाइम था, जीरो वाला टाइम था, तो एन नॉट था, ये कुछ नहीं था। एट टाइम टी पर ये बचा कितना, एन, तो ये मिला कितना, एन नॉट माइनस एन। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अगर ये 100 ग्राम है, 100 ग्राम है, ये जीरो रहा होगा, 100 में से 20% रह जाता है, इसको 80 बना ना। तो यही बात आपको बतानी है। आपने इसके लिए तो फॉर्मूला बना दिया कि n इज इक्वल टू बी, सर कितना हुआ, n0 इंटू हाफ के पावर n हो गया,
बिल्कुल सही है। मैं आपसे पूछ रहा हूं n0 माइनस n क्या होगा? इसको बोलते हैं कौन सा? डिसइंटीग्रेट अमाउंट। जो अमाउंट डिसइंटीग्रेट हो गया है, मतलब जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, डिसइंटीग्रेट, जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, डिसइंटीग्रेट अमाउंट। ये अमाउंट के लिए क्या फार्मूला मैं बनाऊं? तो बोलूंगा बना बनाया फार्मूला है जी, एन नॉट तो रहेगा, माइनस एन की वैल्यू रखिए। क्या है एन की वैल्यू? एन नॉट, ठीक है, एन नॉट अपॉन 2 के पावर एन। सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा क्या, 2 के पावर एन से डिवाइड हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई 2 के पावर एन, 2 के पावर एन इंटू एन नॉट माइनस एन नॉट अपॉन 2 के पावर एन। देख लो भाई, सही बात है, सही बात है ना? तो अगर मैं यहां से एन नॉट कॉमन ले लूं तो क्या होगा, 2 के पावर एन माइनस 1 2 के पावर एन माइनस 1 हो गया। तो ये फार्मूला हमने लगाया उस अमाउंट का जो डिसइंटीग्रेट हुआ। उसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछता कि कितना अमाउंट डिसइंटीग्रेट हुआ तो क्या आंसर होता, बताइए उसी क्वेश्चन में। तो आप बोलते सर, सेम क्वेश्चन में तो आप बोलते सर एन नॉट, मतलब 100 रख दो एन नॉट की जगह पे, है ना, और ये हो जाता 2 के पावर 5 माइनस 1 अपॉन 2 के पावर 5। सॉल्व करेंगे तो 100 और ये हो जाता 32 माइनस 1 31 अपॉन 32, ये हो जाता। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन बनता। तो भैया हमेशा एक चीज जो बुक्स में दी गई होती है उसके साइड वाले को भी पढ़ना पड़ता है सिलेक्शन के लिए, नंबर ज्यादा स्कोर करने के लिए। जहां पे चीजों को छोड़ा गया है उसके आसपास भी थोड़ा सा मुड़ करके देख लीजिए। तो जो क्वेश्चन बार बार आए हैं उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहां तक किसी को कोई क्वेरी तो नहीं है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्लीज अगर प्रॉब्लम हो तो बताइए आप। सबको क्लियर हो गया बेटा? विधि तुम बताओ, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में इस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे बहुत सारे, है ना? चलिए आगे बढ़ू, दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। न्यूमेरिकल्स आपको मैं भेज दूंगा, सीट्स आप लोग करिएगा। आता है एवरेज और मीन लाइफ पीरियड बोलते हैं, है ना? तो एवरेज लाइफ टाइम बोलते हैं इसको कई बार, एवरेज या इसी बोलते हैं मीन लाइफ पीरियड, ठीक है, मीन लाइफ टाइम बोल लेते हैं। इसको हम टी एवरेज भी बोलते हैं। ये होता है क्या, सम ऑफ ऑल, ठीक है, डिवाइड बाई नंबर ऑफ आइटम्स। क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ आइटम्स। इसी को बोलते हैं मीन हाफ लाइफ या एवरेज हाफ लाइफ के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों, वो होती क्या है, जो टी एवरेज को सॉल्व करेंगे आप लोग, वो तो 1 अपान लेमडा होता है, याद रख लीजिए 1 अपान लेमडा। टी एवरेज कितना होता है, 1 अपान लेमडा। एक फार्मूला तो आपको ये याद रखना है। चलिए इसी में वैल्यूज को रख करके देख लेते हैं बच्चों। हम लोग जानते हैं कि जो टी हाफ होता है हमारा, है ना, वो कितना होता है, 0.693 इंटू 1 अपान लेमडा होता है, पढ़ा है आपने? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, 0.693 इंटू 1 अपान लेमडा की जगह पे टी एवरेज लिख दूं, तो यहां से टी एवरेज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपान 0.693, ठीक है, इंटू टी हाफ हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी होगी सॉल्व करने पर, हो जाएगी 1.44 इंटू टी हाफ। तो टी एवरेज भी हम लोगों ने निकाल लिया है, 1.44 इंटू टी हाफ। जितना टी हाफ दिया होता है उससे 1.44 से मल्टीप्लाई कर दो तो टी हाफ निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है?
तो अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा था, टी एवरेज को निकालना हमने सीख लिया है, क्लियर है, टी एवरेज बिल्कुल क्लियर हो गया है। आपने कहा था सर कि जो लेमडा होता है ये उस टाइम के इनवर्स के बराबर होता है, ठीक है, कोई अमाउंट इनिशियल का 37% रह जाता है, तो 1 लेमडा क्या होगा, ठीक है, वो टाइम होगा जिसमें जो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा कितना, 100 माइनस 37, कितना हो जाएगा बेटा, 63%, ठीक है, डिसइंटीग्रेट। ये पूछा जाता है हम लोगों से एग्जाम में, बिल्कुल इनवर्स है, बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड है चीजें। तो 1 लेमडा भी मैंने आपके सामने निकाल दिया है और ये सारी चीजें आपकी आ गई हैं, न्यूमेरिकल सारे हो जाएंगे। अगले लेक्चर्स में, मतलब कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, अगर मैं कल फ्री रहा तो आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैं डिसइंटीग्रेशन सीरीज क्या होती है, मतलब 4n सीरीज क्या होता है, 4n+1 सीरीज क्या होता है, 4n+2 सीरीज क्या होती है, 4n+3 सीरीज क्या होती है, ठीक है, उनको बाई ट्रिक याद कैसे करते हैं, उनमें किसी का नाम थोरियम सीरीज क्यों है, किसी का नाम एक्टिनियम सीरीज क्यों है, किसी का नाम नेपच्यूनियम सीरीज क्यों है, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में। लेकिन इस सेशन में जो बातें आपने सीखी हैं उन फार्मूले को आप याद कर लीजिए और इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं उनमें आप अप्लाई करिए। किसी को कोई डाउट आता है तो आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं सॉल्व कर दूंगा आप लोगों के क्वेश्चंस। क्लियर है? तो गुड नाइट ऑल ऑफ यू, क्योंकि आज 4 घंटे लगातार क्लास हो गई। ठीक है, मिलते हैं कल।